रघुवर प्रसाद अच्छा पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे। कक्षा में पढ़ाते समय अधिकांश समय उनकी पीठ विद्यार्थियों की तरफ रहती। पीठ घुमाए बोलते हुए तख्ते पर लिखते जाते। गणित होने के कारण विद्यार्थी सन्न खाए से शांत रहते। रघुवर प्रसाद दोनों हाथों से लिखते थे। तख्ते पर बाएं हाथ से लिखना शुरू करते और मध्य तक पहुंचते पहुंचते दाहिने हाथ से लिखना शुरू कर देते। वे दोनों हाथों से एक जैसे साफ लिखते थे। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से उनका लिखना इस तरह होता था कि हाथ का बदलना पता नहीं चलता था। विभागाध्यक्ष को भी बहुत बाद में पता चला कि रघुवर प्रसाद दोनों हाथों से लिखते हैं। दूसरे दिन ऑटो के इंतजार में पिछले दिनों की तरह हाथी आते हुए दिखा। हाथी के दिखने के बाद रघुवर प्रसाद ने ताड़ के पेड़ों को देखा कि वही है। हाथी पर बैठे हुए युवा साधु ने रघुवर प्रसाद को कल उनसे बातचीत हुई के परिचय की दृष्टि से देखा। साधु को रघुवर प्रसाद का नाम नहीं पता था। अगर मालूम होता तो देखने के परिचय में नाम मालूम है की भी दृष्टि होती। रघुवर प्रसाद को लगा कि आज वह उनसे नहीं पूछेगा। हाथी पर बैठकर जाना ठीक नहीं था। हाथी एक सवारी थी जिसका प्रचलन बंद हो गया था, इस तरह से चल रही थी। टेम्पो में हमेशा की तरह गांव की औरतों और बूढ़ों की भीड़ थी। एक बूढ़ा डंडा लिए हुए बैठा था। विद्यार्थी नहीं थी, इसीलिए रघुवर प्रसाद ने अंदर घुसने की कोशिश की। टेम्पो वाले ने जगह बनाने के लिए कहा। टेम्पो में जगह होती तो मिलती। ऐसा नहीं था कि बाहर के मैदान से थोड़ी जगह ले लेते और टेम्पो में रख देते तो जगह बन जाती। बिना जगह के वे टेम्पो में घुस गए। जब टेम्पो चली तब उनको लगा कि दम नहीं घुटेगा। हाथी को निकले हुए समय हो चुका था। तब भी हाथी इतने धीरे धीरे चल रहा था कि उनका टेम्पो हाथी से आगे निकल गया। विभागाध्यक्ष से रघुवर प्रसाद ने बात की। महाविद्यालय आने में कठिनाई होती है सर। टेम्पो बस समय पर नहीं मिलती। देर होने पर आधा दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। स्कूटर नहीं खरीद लेते? सर इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? साइकिल से आया करो। साइकिल से आने का मन नहीं करता। पिताजी की पुरानी साइकिल है, बिगड़ती रहती है। चलाओगे तो उसकी देखभाल होगी, साइकिल ठीक होगी। यही करना पड़ेगा। आपने स्कूटर कब खरीदी? 8 साल हो गए। आते जाते आपको हाथी मिलता है? हाँ, कुछ दिनों से तो रोज मिलता है। स्कूटर का हॉर्न सुनकर हाथी हट जाता है? हाथी सुनकर हटता है या पता नहीं, महावत सुनकर हटा देता हो। हाथी तो समझदार होता है, उसको अपने मन से हट जाना चाहिए। सामने बस ट्रक को आते देखकर हाथी किनारे हो जाता होगा। हो तो जाना चाहिए। हाथी के बाजू से स्कूटर निकालते आपको डर नहीं लगता? मैं होता तो मुझको डर लगता। डर लगता है। हाथी अपनी समझदारी और महावत की समझदारी के साथ साथ चलता है। दोनों की समझदारी में फर्क पड़ जाए तो मुश्किल होगी। यह भी तो हो सकता है कि महावत की गलती को हाथी संभाल ले। हाँ, और महावत सही हो तो हाथी से गलती हो जाए। जी हाँ। हाथी के पास से निकलते समय मैं स्कूटर धीमी कर लेता हूँ। हाथी से दूर होकर निकलता हूँ कि अचानक वह घूम जाए तो उसकी सूंड की पहुँच की सीमा पर न रहूं। हाथी से आगे होते ही तुरंत गति तेज कर देता हूँ। क्यों? इसलिए कि हाथी इतना बड़ा होता है, सूंड लंबी होती है कि सूंड बढ़ाकर पकड़ न ले, हंसते हुए विभागाध्यक्ष ने कहा। लौटते समय रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष की स्कूटर पर पीछे बैठे। विभागाध्यक्ष ने ही स्कूटर में चलने के लिए कहा था। आज उन्होंने स्कूटर में हवा भरवाई थी। हवा ठीक है सर? रघुवर प्रसाद ने बैठने से पहले पूछा था। हाँ, बैठ जाऊं? हाँ बैठ जाओ, स्कूटर चालू किए खड़ा हूँ। तुमसे स्कूटर पर बैठने के लिए नहीं कहता तो तुम कल अपने लिए एक हाथी ले लेते। पेट्रोल भी बहुत महंगा है। रघुवर प्रसाद को आगे जाते हुए हाथी दिखा। वे विभागाध्यक्ष से कहना चाहते थे सर हाथी, पर नहीं कहा। विभागाध्यक्ष ने भी देखा होगा। उन्होंने स्कूटर धीमा कर हाथी से दूरी बनाते हुए स्कूटर को आगे निकाला। रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर बैठे हुए साधु को देखा। साधु ने हाथ उठाकर रघुवर प्रसाद को राम राम कहा। रघुवर प्रसाद वहीं उतर गए जहां वे ऑटो के लिए खड़े रहते थे। विभागाध्यक्ष सीधे निकल गए। रघुवर प्रसाद ने सोचा, जब शुरू की दुनिया धीमे चलती थी तब हाथी दुनिया के साथ डगमग चलता था। अभी हाथी पहले जैसा ही धीमे चलता था। दुनिया के साथ हाथी हो या न हो, पर हाथी के साथ दुनिया अभी भी थी। हाथी की इस दुनिया में रघुवर प्रसाद भी शामिल हो रहे थे। मार्च का शुरू का दिन था।
तभी अचानक पानी ऐसा गिर रहा था कि अगस्त का महीना लगने लगा था। पानी की तेज बौछार से आम के बौर झड़ गए थे। बौर की खुशबू में गीलापन था। खाली समय में रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। अगर पानी बंद नहीं हुआ तो बरसते पानी में कैसे लौटा जाएगा। ऑटो के लिए भीगते खड़ा रहना पड़ता। रघुवर प्रसाद के पास छत्ता बरसाती नहीं था। स्कूटर के पीछे छत्ता लेकर बैठने से छत्ता उलटकर टूट जाता। दूसरे का छत्ता लेकर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था। बरसाती पहनकर स्कूटर पर बैठा जा सकता था। हाथी पर भी छत्ता लगाकर बैठा जा सकता था। झालरदार छत्ता हौदे से बंधा हुआ इसीलिए होता था कि धूप बरसात से बचत हो। सर, एक बात पूछूं? रघुवर प्रसाद ने कहा। विभागाध्यक्ष काम कर रहे थे। पर हाथी के बारे में नहीं, विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ। गणित विभाग के 2 शिक्षक थे, रघुवर प्रसाद और विभागाध्यक्ष। महाविद्यालय को खुले तीसरा साल था। तीनों साल के कुल 38 विद्यार्थी थे। प्रथम वर्ष में 18 विद्यार्थी भर्ती हुए थे। तीसरे वर्ष की कक्षा में केवल 9 विद्यार्थी थे। तुम छत्ता लाए हो? विभागाध्यक्ष ने पूछा। छत्ता किसी से मांग लूंगा, पैदल जाऊंगा। चपरासी से छत्ता मांग लेना, पैदल जाना। भीगते हुए चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं भीगते जाऊंगा। मैं पैदल जाऊंगा। मन हुआ तो छत्ता लिए तेज चलूंगा, छत्ता लेकर दौड़ूंगा। पैदल दौड़ना? जी सर। पिताजी कहते हैं जब पानी गिरता है तो चोरों को चोरी करने में आसानी होती है। हाँ, मैं कुत्ते के बदले एक सिर पालने की बात सोच रहा हूँ। जब चोर आएगा तो वह भौंकेगा नहीं, दहाड़ेगा। प्राचार्य अपने स्कूटर से भीगते हुए चले गए। कुछ भीगते हुए विद्यार्थी साइकिल से, कुछ पैदल गए। विद्यार्थी साइकिल पर डबल सवारी भी गए। जो शिक्षक साइकिल से आते थे वे सब पानी रुकने का इंतजार किए बिना साइकिल से चले गए। विभागाध्यक्ष ने जाते समय रघुवर प्रसाद से पूछा, भीगते चलोगे? नहीं सर, मुझे छत्ता मिल गया है, पैदल जा रहा हूँ। रास्ते में टेम्पो मिल जाएगा। रास्ते में हाथी मिले तो छत्ता लगाकर हाथी पर मत बैठना रघुवर प्रसाद। क्यों सर? एक हाथ से तो छत्ता पकड़ोगे, संभल कर बैठते नहीं बनेगा। शायद सड़क के नीचे की हवा से हाथी के ऊपर की हवा तेज हो, छत्ता उलट जाए। छत्ता संभालने में खुद मत गिरना, छत्ता को गिर जाने देना। छत्ता मेरा नहीं है, किसी का भी छत्ता हो, छल्लाकर विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ। रघुवर प्रसाद पैदल निकल पड़े थे। पानी कम था फिर भी तेज था। शहर की ओर से गांव से सवारी को लादे टेम्पो आकर चला गया। यही टेम्पो लौटेगा तब शायद जगह मिल जाए। टेम्पो नवा गांव तक जाना था। जोरा गांव से लगा महाविद्यालय था। इस गांव में दाऊ की लंबी चौड़ी देहरी थी जो महाविद्यालय को दान में दी गई थी। महाविद्यालय के दलान की दीवारों में बड़े बड़े आले बने थे। कमरे के भी दीवारों में आले थे। दलान में छाने को सहारा देने के लिए लाइन से पत्थर पर लकड़ी के खंभे थे। लकड़ी के खंभे, बल्ले, दरवाजे और खिड़की के पल्ले अलसी के तेल से चिपड़े काले और चमकदार थे। माध्यमिक स्कूल गांव में नहीं था। उस गांव में और पास के शहर के लिए यह एक अतिरिक्त महाविद्यालय था। शहर के अंदर भी एक महाविद्यालय था। वहां 125 लड़कों का जमघट था। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महाविद्यालय के शिक्षक का बहुत आदर करते थे। महाविद्यालय से लगी हुई एक झोपड़ी में प्राथमिक शाला थी। गांव वालों का कहना था कि महाविद्यालय के इतने कमरे खाली हैं, उसी में प्राथमिक स्कूल लग जाता तो ठीक था। प्राचार्य और कमेटी के लोगों को इतराज नहीं था, परंतु एक दिक्कत थी। स्कूल के बच्चों का हल्ला बहुत होता था। स्कूल के शिक्षकों का कहना था कि वे बिना हल्ला किए पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। स्कूल के बच्चों को जब ये मालूम पड़ा कि महाविद्यालय के कमरे उनके हल्ले गुल्ले के कारण नहीं मिल पाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चों ने हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना करीब करीब बंद कर दिया था। आपस में झगड़ा करते तो चुपचाप, केवल शिक्षक के पढ़ाने का हल्ला होता। बच्चे आपस में फुसफुसाकर बात करते थे। छोटे छोटे बच्चों के होठ में चुप रहने के इशारे के रूप में एक उंगली आदत की तरह रहती थी। शिक्षक नहीं होते तो लगता था कि कक्षा में कोई नहीं है, ऐसी शांति होती थी। रघुवर प्रसाद का एक कमरे का घर था। 30 रुपये महीना कमरे का देते थे। बिजली का मीटर अलग था। उनका कमरा बीच में था। आजू बाजू एक एक कमरे थे, ये भी किराए पर उठे थे।
उन दोनों कमरों में परिवार था। रघुवर प्रसाद के माता पिता और एक छोटा भाई 50 किलोमीटर दूर धर्मपुरा में रहते थे। बस से कम 1.5 घंटे का रास्ता था। रघुवर प्रसाद पत्नी और गृहस्थी के हिसाब से चीजें इकट्ठी कर रहे थे। एक चारपाई थी, चारपाई चौड़ी थी, फिर भी उनको समझ में नहीं आ पा रहा था कि उनको एक चारपाई और रखनी चाहिए या नहीं। पति पत्नी एक ही चारपाई पर रात भर सोते हैं, ये उनको जरूरी सत्य नहीं लगता था। रात भर का जरूरी सत्य न हो, पर कुछ देर का सत्य तो था। इस सत्य को आड़ में रखने के लिए उनके पास दूसरा कमरा नहीं था। ये 2 चारपाई होती तो यह सत्य दूसरी चारपाई के आड़ में होता। रघुवर प्रसाद की बड़ी बहन इसी शहर में थी। जीजा एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क थे। बड़ी बहन ने शक्कर, चायपत्ती, जीरा, राई इत्यादि चौके की चीजों के लिए टिन के और प्लास्टिक के पुराने डिब्बियां दिए थे। तेल एक बोतल में था। चावल दाल के डिब्बे भी थे। चावल दाल आटा वे झोले में रखना चाहते थे। चूहों के कारण इरादा बदल दिया। कमरे के दाहिने कोने को चौका बना दिया गया था। उसी तरफ दूसरे कोने में एक गुंडी और एक घड़ा रखा था। वहीं दीवार के बाहर नाली के लिए एक मुहाना बना था। दीवार में 2 अलमारी बनी थी, पल्ले नहीं थे। लकड़ी के तख्तों से अलमारी के खाने बने थे। पता नहीं कौन सी लकड़ी थी। तख्ते टेढ़े हो गए थे। उनमें अखबार बिछाकर उन्होंने किताबें जमा दी थी। फर्श काले पत्थर का था। यह फर्शी पत्थर कहलाता था। पास में एक बैलसोडा नाम का गांव था। वहां इस पत्थर की खदान थी। टट्टी मकान से कुछ दूर हटकर पीछे बनी थी। 3 कमरे के परिवार के लिए 3 टट्टियां लाइन से बनी थी। शादी के बाद रघुवर प्रसाद 8 रुपये महीने के हिसाब से एक टट्टी में ताला लगाते थे। टट्टी का ताला एकदम नया था। टट्टी में बिजली नहीं थी। रात को टार्च या ढिबरी लेकर जाना पड़ता था। टट्टी का दरवाजा जमीन से 6-7 इंच ऊंचा था। बाहर ढिबरी रख दो तो भी बंद दरवाजे के नीचे से उजाला जाता था। 30 रुपये का कमरा और 8 रुपये की टट्टी का अनुपात ठीक नहीं बैठता था। टट्टी का किराया और कम होना था। घर गृहस्थी के टट्टी के इंतजाम में ठगा गए थे, पर वह जरूरी था। पैदल कुछ दूर निकल जाने के बाद भी रघुवर प्रसाद को टेम्पो नहीं मिला। टेम्पो भरे आते थे, घुसने की जगह नहीं होती थी, इसीलिए रोकने से नहीं रुकते थे। जब भी टेम्पो की आवाज़ आती तो वे रुककर पीछे देखने लगते। रुककर उन्होंने पीछे देखा, एक टेम्पो आ रहा था। टेम्पो के पीछे उन्हें हाथी भी आता दिखा। पानी बूंद बूंद गिर रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस टेम्पो में जगह नहीं मिली तो वे हाथी पर बैठ जाएंगे। टेम्पो को उन्होंने रोका, टेम्पो रुका नहीं। उन्हें लगा टेम्पो में जगह थी। टेम्पो वाले ने उनको ध्यान नहीं दिया। हाथी के आने में अभी समय लगेगा, तब तक 4 टेम्पो निकल सकते हैं, किसी न किसी में जगह मिल जाएगी। टेम्पो नहीं आ रहा था और हाथी आते आते समीप आ गया। बाबू चलेंगे? युवा साधु ने पूछा। छत्ते के नीचे से उन्होंने हाँ कहा। ऊपर से साधु को छत्ते की आड़ में उनका सिर हिलाना नहीं दिखा, पर हाँ कहना सुनाई दिया होगा। वे छत्ता ताने खड़े थे। साधु ने हाथी से चिल्लाकर फिर प्यार से बुदबुदाकर कुछ कहा तो हाथी धीरे से नीचे बैठ गया। साधु ने किसी मंत्र से हाथी को बैठाया हो, तब रघुवर प्रसाद भी मंत्र मुग्ध अपने को हाथी पर चढ़ने का रास्ता वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। शायद उन्हें लगा था कि अपने को हाथी पर बैठा हुआ पा लेंगे। नीचे हाथ बढ़ाकर साधु ने रघुवर प्रसाद को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। छत्ता उन्होंने बंद कर दिया था। रस्सी पकड़कर किसी तरह ये ऊपर चढ़ गए। हाथी का शरीर बहुत खुरदुरा था। संभलना कहकर हाथी को कुछ कहा तो हाथी खड़ा हो गया। हाथी इतना ऊंचा होगा इसका अंदाजा नहीं था। बूंदाबांदी हो रही थी। बंद छत्ता हाथ में था। उस हाथ से भी वे रस्सी किसी तरह पकड़े हुए थे। कुछ डर या संभलकर बैठे होने के कारण झुके हुए थे। घबराइए नहीं, गिरेंगे नहीं, हाथी आपको गिरने नहीं देगा, समझदार है। शुरुआत में तो वे ज्यादा झुके रहे, कुछ देर बाद तनकर बैठ गए। हाथी पर बैठने का उनका संतुलन उन्हें मिल गया था। वे जूता पहने हुए हाथी पर चढ़े थे। जूते पहने हुए उन्हें हाथी पर चढ़ना था या नहीं उन्हें नहीं मालूम। साधु भी नहीं टोका था। घर किधर है? ऑटो वाली जगह पर पहुंचकर साधु ने पूछा। इधर, उन्होंने बताया। घर उन्हें दिखने लगा था।
उन्हें लगा घर के सामने कुछ चहल पहल है। औरतें दिख रही थी, पास पड़ोस से आ जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ढोलक और मजीरे के साथ गवनें सुनाई दे रही थी। शायद उनके ही घर में। उनका दिल धड़कने लगा। दिल जितने जोर से धड़क रहा था, हाथी के ऊपर नीचे के कारण उतना नहीं था। कुछ देर पहले पानी बंद हो गया था और हल्की सी धूप निकल आई थी। वे हाथी पर बैठे बैठे देख रहे थे कि एक औरत ने उनके कमरे से चारपाई निकाली और सामने के पेड़ के नीचे डाल दी। दूसरी ने दरी लाकर बिछा दी। शायद पिता थे। पड़ोस के कमरे से निकलकर वे चारपाई पर बैठे, फिर लेट गए। उठकर उन्होंने खटिया पेड़ के नीचे से सरकाई, फिर लेट गए। हवा चलने से पत्तियों से पानी टपकता होगा। बच्चों को दूर से हाथी दिखा। वे चिल्लाने लगे। पिता उठकर बैठ गए। उन्हें यह थोड़े ही समझ आ रहा था कि हाथी पर उनका रघुवर प्रसाद बैठा है। सामने औरतें बच्चे इकट्ठा हो गए थे। वही घर है, उनके मुंह से निकला। कुछ उत्सव है क्या? नहीं, गांव से पिताजी आए हैं। इस उपन्यास का शेष भाग अगली वीडियो में। धन्यवाद।